बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द 3 चैप्टर्स। तो हमने बच्चों पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m into n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं m into n। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2 into 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि A ट्रांसपोज माइनस ऑफ मैट्रिक्स A के बराबर होता है, Aij की वैल्यू माइनस ऑफ Aj के बराबर होती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द 3 चैप्टर्स। करेक्ट, मॉर्निंग में लाइव सेशन ले ही चुकी हूँ राघव सर का, वहां पे आपने बहुत अच्छी चीजों को सीखा और अब हम उन्हीं 3 चैप्टर्स पे बेहतरीन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की। करेक्ट, तो स्टार्ट करते बेटा, बहुत बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो आज 3 चैप्टर्स हम कवर करने जा रहे हैं क्लास, वो है मेरे प्यारे बच्चों दैट इज मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 3 चैप्टर्स मैं कवर करने जा रही हूँ आज के लेक्चर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ मैट्रिक्स के। यस, इन अ 3 into 3 मैट्रिक्स A, Aij whose elements are given by Aij, एलिमेंट क्या दिया हुआ है बेटा? Aij will be half modulus of minus 3i plus j, modulus of minus 3i plus j, the element A31। इसका आंसर हमें निकालना है। हमारे पास कितना है भाई? Aij that is half minus 3i plus j, half into modulus of minus 3i plus j। ठीक है, that is the value। अब हमें क्या चाहिए बेटा? A31 यानी कि i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू 1 है, तो that is half modulus minus 3i, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, half minus 9 plus 1, half, this is minus 8 का modulus is plus 8 and 2 4s are 8, so answer will be class 4। क्या आंसर आ गया मेरा बच्चा? 4। easy, correct, that answer is option number C। done। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं? तो हमने बच्चों पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m into n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? m into n। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? 1 into 36 करने पे 36 आएगा। हमें देखना है 36 को हम कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। और क्या आएगा भाई? 2 into 18 करने पे आएगा, और कितना आएगा? 3 into 12 करने पे आएगा, और बेटा 4 into 9 करने पे आएगा, और फिर 9 into 4, 12 into 3, 18 into 2 एंड बेटा 36 into 1। बच्चे ये करते हैं, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि एक और पॉसिबल ऑर्डर जो पॉसिबल है दैट इज 6 into 6। एक और जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या हो सकता है? 6 into 6। ये भी पॉसिबल ऑर्डर है 6 into 6। करेक्ट, यहाँ पे 36 आएगा। कितने ऑप्शंस हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉसिबल ऑप्शंस इज पॉसिबल ऑर्डर्स इज 9, सो ऑप्शन नंबर दिस। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2 into 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। हर एंट्री 1 या 2 हो सकती है, तो कितने मैट्रिसेस बनेंगे? आ जाइए भाई। तो हमारे पास हमें पता है 2 into 3 ऑर्डर का मतलब क्या है? 2 रो होंगी और 3 कॉलम होने चाहिए। करेक्ट है, यस, यानी कि आपके पास 6 एलिमेंट हो गए। एक रो में 3 कॉलम है, 2 रो में आपके 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, 2 रो 3 कॉलम। हर पॉसिबल एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? या तो 1 होगा या 2 होगा। तो इस पे क्या क्या पॉसिबल है? 2 लोग आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या 2। इस पे भी 2 लोग आएंगे। इन सभी पे बेटा कितने कितने लोग आके बैठ सकते हैं? 2 लोग आके बैठ सकते हैं। तो 2 यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ भाई? 6 बार। सो आंसर इज 64 क्लास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर मेरे पास ये चीज दी हुई है 2 times ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स बराबर दिस, देन वी वांट 2x माइनस वाई। हमें चाहिए 2x माइनस वाई का वैल्यू किसके बराबर होगा? डन। तो बेटा यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 into x 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। तो बेटा ये कितना हो गया? 2 plus y, 6 plus 0 6, 0 plus 1 is 1, 2x plus 2 is equals to 5 6 1 8। अब अगर हम लोग मैच करें
तो बेटा 2 प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर है बेटा 5 के। तो 2 प्लस वाई अगर 5 है तो 5y की वैल्यू 5 माइनस 2 दैट इज 3। सिमिलरली बेटा 2x प्लस 2 की वैल्यू 8 के बराबर है। 2x प्लस 2 की वैल्यू अगर 8 के बराबर है तो 8 माइनस 2 6 हो, अगर x की वैल्यू 3 हो गई। करेक्ट। तो आपके पास x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है। सो क्वेश्चन ने क्या पूछा है 2x माइनस वाई, तो कैलकुलेट कर देते हैं 2x माइनस वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 6 minus 3 and answer is 3. So option number A is the right answer. Next question, if this is equals to this, we need to find the value of x. हमें चाहिए x का वैल्यू क्या होगा। आ जाइए भाई, करा क्वेश्चन सोल्व। यस, हमने बेटा क्या किया, मल्टीप्लाई किया भाई इस मैट्रिक्स को इससे, तो 5 इंटू एक्स दैट इज 5x प्लस 2 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 2 प्लस 0 इंटू एक्स दैट इज 0 इज इक्वल्स टू 3 into minus 2 minus 6, 1 into x is plus x. Right, 5x minus 2 बराबर minus 6 plus x. 5x minus x, 4x minus 6 plus 2 is minus 4. x is equals to minus 1. तो ये अपने पास आंसर आ गया। That is option number A बेटा। कौन सा ऑप्शन आगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया 5 इंटू एक्स 2 इंटू माइनस 1 0 इंटू एक्स 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स। करेक्ट। तो ये आपके पास इधर हो गया माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 5x माइनस एक्स दैट इज 4x, तो x की वैल्यू माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ए दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है a रेज़ टू द पावर 2023, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट से बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है बेटा, हमारे पास a दे रखा है, आप कोशिश करिए a स्क्वायर निकालिए, a क्यूब निकालिए, इस तरीके के वैल्यूज आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर a स्क्वायर निकालती हूँ दैट इज 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, a स्क्वायर निकाला, 0 0 जा 0 1 0 जा 0 0 1 जा 0 1 0 जा 0 0 0 जा 0 0 0 जा 0 0 1 जा 0 एंड 0 0 जा 0। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करते वक्त 0 0 जा 0 हो गया, 1 0 जा 0, फिर 0 1 जा 0 हो गया, 1 0 जा 0। तो आपके पास पूरी की पूरी मैट्रिक्स कैसी आ चुकी है 0 0। ठीक है, जब हम लोगों ने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया 0 0 जा 0 1 0 जा 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया 0 1 जा 0 1 0 जा 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किया 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम ऑलमोस्ट 0। तो ये कितना आ गया भाई नल मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स। और अगर आप ए की पावर 2023 भी करोगे, पावर भी लेते हुए चलोगे, तो भी हमारे पास वैल्यू किसके बराबर आनी है, नल मैट्रिक्स के। a रेज़ टू द पावर 2023 इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। दैट्स इट, ये आपकी वैल्यू अपनी हो जाएगी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई अपने पास ये नल मैट्रिक्स आ गया। अब नल मैट्रिक्स फिर अगर a क्यूब निकालोगे तो बेटा आप क्या करोगे भाई, a स्क्वायर को फिर a से मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर कितना है भाई 0 0 0 0, फिर अगर मैट्रिक्स a से करोगे यानी कि आपने किया भाई 0 1 0 0 से सारे एलिमेंट 0 आ गए, यू विल गेट नल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, वापस से नल मैट्रिक्स मिलेगा, सारी एलिमेंट्स हमें 0 ही मिलने वाले हैं। आ जाइए बड़े आगे। ये मैट्रिक्स बेटा कैसा दे रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मुझे ABC पता करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा कि जो A ट्रांसपोज होता है वो मैट्रिक्स A के बराबर होता है, करेक्ट। और AIJ की वैल्यू मेरा बच्चा AJI के बराबर होती है। ये चीज हमने पढ़ी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, बिल्कुल पढ़ी है मैम। इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो इसी के बराबर होगी, यानी कि A की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। जो यहाँ पर वैल्यू वही वैल्यू सेम होगी, B की वैल्यू बेटा 4 के बराबर हो गई, और जो यहाँ वैल्यू है वो यहाँ पर सेम हो जाएगी, C की वैल्यू -2 के बराबर हो जाएगी। तो A की वैल्यू 2 है, B की जगह 4 है, C की जगह -2 है। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि A ट्रांसपोज माइनस ऑफ मैट्रिक्स A के बराबर होता है। A ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ऑफ A के बराबर होती है, यानी कि एक तो ये चीज पढ़ी थी कि A ट्रांसपोज -A के बराबर, और क्या पढ़ा था भाई AIJ की वैल्यू -AJI के बराबर, AIJ की वैल्यू माइनस ऑफ AJI के बराबर होती है। ये चीज हमने पढ़ी थी, करेक्ट है। यानी कि और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ये भी पढ़ा था मैम कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो भी 0 के बराबर होते हैं। बिल्कुल भाई, वो भी 0 के बराबर होते हैं, करेक्ट है। यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये भी किसके बराबर होगा, 0 के। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गया। फिर जो ये B यहाँ पर है और C यहाँ पर है, हमने पढ़ा है AIJ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहता है लेकिन साइन बदल जाता है, करेक्ट। यानी भी अगर यहाँ पर B है
यहां सी है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ सी के बराबर, माइनस ऑफ सी के बराबर। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, साइन बदल गया। अगर ये सी है तो ये मेरा बच्चा माइनस सी हो गया। नाउ इधर माइनस सी लेफ्ट में आ गया तो बी प्लस सी किसके बराबर हो गया, जीरो के। तो वी गॉट 2a माइनस ऑफ बी प्लस सी। व्हाट इज ए, जीरो। बी प्लस सी जीरो एंड आंसर इज जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मेरा बच्चा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ी देर अभी पहले पढ़ा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, करेक्ट है। ए आई जे विल बी माइनस ए आई, बिल्कुल करेक्ट है। एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो। अब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो का मतलब क्या होता है, यानी कि a11, a22, a33, यानी कि जब जब मेरा i बराबर j है, जब जब मेरा i बराबर j है, तब तब वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बन गया। यानी कि ai j बराबर aj i बराबर j हो गया। ठीक है, तो जब जब i बराबर j है तो एलिमेंट की वैल्यू जीरो के बराबर है, करेक्ट। तो यहां से देखिए ai j 1/aj, ai j की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है। ai j जीरो है जब जब i बराबर j है, करेक्ट। ai j जीरो है, एलिमेंट की वैल्यू जीरो है जब जब i बराबर j है। दिस इज द प्रॉपर्टी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स P प्लस Q। बेटा P दिया हुआ है सिमेट्रिक एंड Q दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक, देन Q इज इक्वल टू, हाँ जी आ जाइए बेटा। इसके लिए एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक प्लस Q सिमेट्रिक के फॉर्म में, करेक्ट है। ये चीज पढ़ा है हमने, यस, कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एक सिमेट्रिक प्लस Q सिमेट्रिक में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ी है, हाँ जी मैम बिल्कुल पढ़ी है। यहां पर जो P होता है वो आपका सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू। जो Q होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है जिसकी वैल्यू होती है A माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है उसकी वैल्यू होती है A माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। जो सिमेट्रिक होता है उसकी वैल्यू होती है A प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू। डन है, हाँ जी डन है। आ जाइए, क्वेश्चन ये बोला P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है, बिल्कुल। तो Q की वैल्यू क्या होगी, जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है उसकी वैल्यू होती है A माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। आ जाइए, सो Q that is A minus A transpose by 2. What is matrix A भाई, जो मैट्रिक्स दी हुई है that is the matrix, that is 2 0 5 4 minus A transpose, first row first column 2 0, second row second column 5 4 by 2, correct। तो भाई 2 minus 2 तो 0, 0 minus 5 is minus 5, 5 minus 0 is 5, 4 minus 4 is 0 by 2, this is 0 minus 5 by 2, 5 by 2, 0, 0 minus 5 by 2, 5 by 2, 0, 0 minus 5 by 2, 5 by 2, 0। बेटा यहाँ पे A गलती से लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, 0 minus 5 by 2, 5 by 2, 0 and that is the answer. Easy? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें बोला है A प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या सीखे हो बेटा, जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वो 1 के बराबर होता है, बाकी सब नॉन जीरो होता है, करेक्ट है। यानी कि A प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। भाई फर्स्ट रो क्या बन गई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, करेक्ट है। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कॉस अल्फा 2 टाइम्स कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू बेटा 1 0 0 1। अब हम जानते हैं बेटा जो प्रिंसिपल डायगोनल दो मैट्रिक्स अगर बराबर होते तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, करेक्ट है। यानी कि जो 2 कॉस अल्फा है वो 1 के बराबर है, जो आपका 2 कॉस अल्फा है वो 1 के बराबर है, तो कॉस अल्फा हाफ के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली ये भी 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर है, तो यहां से भी कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, हाफ के बराबर। हाफ कब होता है भैया, 60 डिग्री, खत्म।
यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है 0 के अल्फा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में, खत्म खेल। दैट्स इट, इजी, सुपर डुपर इजी। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स आपको निकालना है ए इनवर्स। बेटा ये बहुत खतरनाक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। यहां पर इसने आपसे क्या बोला है, जो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बराबर आई, इसका ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई होगा बेटा या माइनस आई होगा, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0, देन वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स। हाँ जी, तो हमें क्या दिया हुआ है भाई, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0। मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ए इनवर्स। मुझे क्या पता करना है भैया, इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। अगर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 के बराबर है, तो अगर मुझे इनवर्स कैलकुलेट करना है तो इनवर्स के बारे में खास प्रॉपर्टी पड़ी है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, करेक्ट। तो यहां पर बेटा हमें इनवर्स निकालना था, तो यहां पे हमने क्या किया, लेफ्ट में और राइट में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया। तो ये कितना हो गया भाई, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स ए माइनस ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 0 को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे 0 मैट्रिक्स मिलेगा, 0 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मैट्रिक्स मिलेगा। डन। फिर हमने सीखा, हमारा ए स्क्वायर था, ए इनवर्स इंटू ए कर दिया, एक और मैट्रिक्स ए कर दिया। फिर ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स से बेटा किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सेम मैट्रिक्स मिल जाती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे फिर से सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो अगर यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे रिवर्ट में भी क्या मिलने वाला है, ए इनवर्स। यानी कि यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, ए इनवर्स, दैट इज 0। नाउ बेटा ए इनवर्स इंटू ए दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बेटा किससे मल्टीप्लाई किया हमने, मैट्रिक्स ए से, माइनस आई माइनस ए इनवर्स बराबर 0। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगेन आई गेट मैट्रिक्स से माइनस आई माइनस ए इनवर्स बराबर 0। तो ए माइनस आई बराबर ए इनवर्स, ए माइनस आई बराबर ए इनवर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हमें ए इनवर्स निकाला था और हमारा आंसर आ गया है। चलिए आ जाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको पता है इस चैप्टर से कुछ केस बेस्ड स्टडी टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन ने पूछा था। आ जाइए बेटा, यहां पर हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, गौतम बाइज 5 पेन्स 3 बैग्स एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड पेज अ सम ऑफ रुपीज 160। जो एक बच्चा है हमारा गौतम करके, ठीक है, उसने 5 पेन 3 बैग और 1 इंस्ट्रूमेंट के लिए कितने पैसे दिए भैया, 160। ओके, फ्रॉम द सेम शॉप Vikram buys 2 pens, 1 bag and 3 instrument boxes and pays a sum of rupees 190। दूसरे भाई विक्रम भाई ने कुछ कुछ सामान खरीदा और 190 रुपए दिए, सेम दुकान से दिए। ठीक है, आगे बढ़े। एक और भाई हमारे अंकुर भैया जो 1 पेन 2 बैग और 4 इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस खरीदते हैं और उसके लिए कितने रुपए देते हैं भैया, 250 रुपए। कितने रुपए देते हैं बच्चा बाड़ी, 250 रुपए। तो 3 बच्चों के बारे में कहानी बता दी। हाँ जी बता दी। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ऊपर वाली जानकारी के अनुसार क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आ जाइए सवाल पे। हमारे पास क्या बोला गया है, कन्वर्ट द गिवन अबव सिचुएशन इनटू अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax बराबर b। आप इस तरीके की मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन को लिख दो। अब इसका मतलब क्या है, चलिए आ जाइए। हम बोलते भैया 3 आइटम थे ना, पेन बैग एंड बॉक्स। लिख लो भैया, पेन बैग बॉक्स, बढ़िया है। और 3 ही लोग थे। कितने खरीदा करते थे, कितने लोगों ने खरीदा है ना, खरीदार कितने हैं, कस्टमर कितने हैं, गौतम विक्रम अंकुर। गौतम विक्रम अंकुर, ठीक है। अब भाई जो हमारा गौतम है, 5 पेन 3 बैग 1 बॉक्स, 5 पेन 3 बैग एंड 1 बॉक्स। आगे बढ़े।
भाई विक्रम ने 2 पेन 1 बैग 3 बॉक्स, 2 1 3। आगे भाई अंकुर ने 1 पेन 2 बैग 4 बॉक्स, 1 2 4, ठीक है, एंड पेज अ सम ऑफ ₹250। भाई पहले वाले ने कितने रुपीस दिए हैं? इतने इतने। चलिए अब सीधी सी बात है, आ जाइए भाई सवाल के ऊपर। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? यस, ठीक है। अब इस पे हमें कुछ कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि जो हमारा पर कॉस्ट पेन X रुपीस का 1 रुपये का पेन है, बैग कितने रुपीस का है Y, एक बॉक्स कितने रुपीस का है Z, करेक्ट। अगर एक पेन का कॉस्ट X है तो अगर गौतम ने 5 पेन खरीदे कितना हो जाएगा? 5 × X प्लस एक बैग का कॉस्ट Y रुपीस है तो 3 बैग का 3Y, एक बैग का कॉस्ट Z है तो एक बॉक्स का Z रुपीस। और ये टोटल इसने कितने दिए? भाई पहले वाले गौतम ने कितने दिए हैं? 160 रुपए। यहाँ पे टोटल 160 रुपीज। यहाँ पे टोटल कितना है भैया? 160। इक्वेशन नंबर 1 कितने को टोटल है? 160। आगे बढ़े, फिर इसने हमसे बोला है कि जो आपका विक्रम है, विक्रम ने भी भाई कितने खरीदे? 2 पेन खरीदे 2x, एक बैग खरीदा y, 3 बॉक्स खरीदे 3z, और कितने रुपए दिए हैं? भाई विक्रम ने कितने दिए हैं भाई? 190। यहाँ लिख दो भाई 190। फिर आगे बढ़े भाई, अंकुर ने एक पेन के x रुपए, 2 बैग के 2y, 4 बॉक्स के 4z, x + 2y + 4z, एंड इसने कितने रुपए ले लिए भाई? इसने कितने रुपए लिए भाई? 250 रुपए। तीसरे बंदे ने कितने पैसे खर्च किए हैं? 250। अब ये 3 इक्वेशन तो बन गई। अगर हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में पूछा है तो ऐसे तो आंसर नहीं दिया जाएगा, फिर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। मुझे बेसिकली ये रिलेशन बनाना है। तो एक मैट्रिक्स तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, 5 3 1 2 1 3 1 2 4। तो एक मैट्रिक्स दैट इज मैट्रिक्स ए, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन तीनों ने कितने कितने आइटम खरीदे, 5 3 1 2 1 3 और 1 2 4, ठीक है। और मैट्रिक्स एक्स को मैं क्या ले लूं? एक्स वाई जेड, तब जाके बेटा मुझे मैट्रिक्स बी ये मिल जाएगा, दैट इज 160 190 250। भाई कैसे बोलोगे? 5 × x + 3y 1 × z, 5x + 3y 1 × z बराबर 160। सिमिलरली 2x + 1 × y 3z, 2 × x + 1 × y + 3z बराबर 190, 1 × x 2 × y 4z, 1 × x 2 × y 4z बराबर 250। तो ये आपकी फॉर्म बन गई भाई मैट्रिक्स ए × मैट्रिक्स एक्स बराबर मैट्रिक्स बी के बराबर। ये आपका ax बराबर b करके फॉर्म बन गया। दैट्स इट, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन आ गई। डन है भाई? बिल्कुल डन है। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला? फाइंड मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फिर क्वेश्चन आपसे पूछता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बताइए। फिर क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बताइए। दैट्स एन इजी टास्क, डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो ये तो फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड, डिटरमिनेंट ऑफ ए इजी फॉर अस, 5 एज इट इज, 1 × 4 3 × 2 6, उसके बाद बेटा -3 2 × 4 8 1 3 ज़ा 3 प्लस बेटा 1, फिर बेटा 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1, दिस इज 5 4 - 6 इज -2 -3 8 - 3 is 5 1 4 - 1 is 3 5 × -2 is -10 3 5 ज़ा 15 1 3 ज़ा 3, दैट इज बेटा -25 + 3 एंड दैट इज बेटा -22। तो इसका डिटरमिनेंट भी आंसर में आ गया, दैट इज -22। फिर क्वेश्चन ने आगे क्या पूछा है? आ जाइए, फाइंड इनवर्स। अब ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। थर्ड पार्ट ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी, यही फॉर्मूला होता है। तो डिटरमिनेंट तो पता है, एडजॉइंट क्या निकालते हैं भाई? तो पहले एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स से लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी भाई, व्हाट इज अ मैट्रिक्स? 5 3 1 2 1 3 5 3 1 2 1 3 1 2 4, ठीक है। देखो भैया, ये जो आपका क्वेश्चन है ना पूरा केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन, और केस बेस्ड स्टडी टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही आपके बनते हैं, करेक्ट है। तो हम लोग निकाल रहे हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? एडजॉइंट।
और ज्वाइन कैसे निकालते हैं, सभी कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं और उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, जितने भी कोफैक्टर्स हैं उसको ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आती है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। आ जाइए, तो कोफैक्टर्स निकालना शुरू किया, C11 -1 की पावर 1 + 1 = 2, 4 3 2 = 6 +1 into -2 that is -2, C12 -1 1 + 2 = 3, first row second column, first row second column, 2 4 = 8, 1 3 = 3, -1 into 5 that is -5, ठीक है। C13 -1 1 + 3 = 4, first row third column, first row third column, 2 2 = 4, 1 1 = 1, this is +1 into 3 and that is 3, ठीक है। उसके बाद बेटा C21 -1 2 + 1 = 3, second row first column, second row first column, 3 4 = 12, 1 2 = 2, -1 का क्यूब इज -1 10 and that is -10। उसके बाद बेटा C22 -1 2 + 2 = 4, second row second column, second row second column, 5 4 = 20, 5 4 = 20, 1 1 = 1, -1 की पावर 4 is +1, 20 - 1 is 19, आंसर is 19। फिर बेटा C23 that is -1 2 + 3 is 5, second row third column, second row third column, 5 2 = 10, second row third column, 5 2 = 10, 3 1 = 3, -1 into 7 and that is -7। तो ये भी बेटा अपना कोफैक्टर आ गया। Then we have to find out C31 -1 3 + 1 is 4, third row first column, third row first column, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 1 1 = 1, -1 की पावर 4 is +1, 9 - 1 is 8, that is 8। C32 -1 3 + 2 5, third row second column, third row second column, 5 3 = 15, 1 2 = 2, 15 - 2, 15 - 2, this is -1 into 13 and that is -13। फिर C33 this is -1 3 + 3 6, third row third column, third row third column, 5 1 = 5, 3 2 = 6, 5 1 = 5, 3 2 = 6, +1 into -1 and that is -1। तो ये मेरे बेटा सारे के सारे कोफैक्टर्स आ गए, ठीक है। कोफैक्टर्स आ चुके हैं, अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी सभी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स क्या क्या है बेटा अपने पास, -2 -5 3, -2 -5 एंड 3, -2 -5 3। आगे बढ़े भाई, -2 -5 3। नेक्स्ट -10 19 -7, -10 19 -10 19 -7, -10 19 -7, फिर 8 -13 -1, 8 -13 -1, इसका ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट, एडजॉइंट बेटा कितना हो गया अपना, -2 -5 3, -5 -2 -5 3। फिर बेटा सेकेंड रो -10 19 -7, थर्ड वन -8 सॉरी +8 -13 -1, -2 -5 3, -10 19 -7, 8 -13 -1, ये आ गया बेटा अपना एडजॉइंट। ये कितना आ चुका है, एडजॉइंट। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था भाई, कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, यस दैट वाज -22। किसके वैल्यू थी बेटा, -22 के बराबर, जस्ट राइट डाउन। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बाय -22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/22, 10/22, -8/22, 5/22, -19/22, 13/22। बहुत पेशेंस के साथ करना होता है, नो हड़बड़ी एट ऑल। दैट इज 3 -3/22, वी आर डिवाइडिंग बाय -22 बेटा, -25 + 3 दैट इज -22। तो हमें डिटरमिनेंट -22 से डिवाइड करना है। तो देखिए साइन बदल गया, -10 में साइन चेंज हो गया, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, माइनस विल बिकम प्लस। ये बेटा अपना कितना आ गया, इनवर्स। दैट इज व्हाट ए इनवर्स। क्वेश्चन ने ये पूछा था, हाँ जी पूछा था, बता दिया। फिर हमसे क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, हाँ जी, फाइंड इनवर्स डिटरमिनेंट पी a² - 5a। हमें p का वैल्यू निकालना है जिसकी वैल्यू हमें किसके बराबर दी है बेटा, a² - 5a।
ए स्क्वायर माइनस 5a, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आज ही भाई हमने कैलकुलेट कर लिया, ए स्क्वायर निकालना है। यस, लेट्स फाइंड आउट ए स्क्वायर, दैट इज मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स ए। हाँ जी, ए की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द मैट्रिक्स ए? 5 3 1 2 1 3, 5 3 1 2 1 3, 5 3 1 2 1 3, 5 3 1 2 1 3, 1 2 4 into matrix A, 5 3 1 2 1 3 1 2 4। कैलकुलेट किया भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, 1 4 जा 4। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 5 जा 10, 1 into 2, 3 into 1 3, 2 5 जा 10, 1 into 2, 3 1 जा 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 3 जा 1 1 जा 3 2 जा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 1 3 जा 3 4 जा। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 5 जा 5, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 1 5 जा 2 2 जा 4 1 जा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 1 जा 2 3 जा 4 4 जा 16। ये अपने पास वाली हो गई। हाँ जी, दैट इज ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 25 प्लस 6 दैट इज बेटा 31, 31 प्लस 1 दैट इज 32। तो ये हमें कितना मिल गया भाई? 32। ठीक है, 3 2 5, 15 5 20, 9 4 13, 13 5 18। उसके बाद 10 2 3 15, 6 6 12 1 13, 2 3 5 12 5 17, 4 4 8 5 13, 8 2 10, 3 13, 16 6 22 1 23। ठीक है, दैट इज व्हाट ए स्क्वायर, दैट इज व्हाट ए स्क्वायर। तो अब आ जाते हैं भाई, सो वी हैव व्हाट वी हैव बेटा, ध्यान देखिए, हमें क्या निकालना था भाई? P बराबर ए स्क्वायर माइनस 5 है, P बराबर ए स्क्वायर माइनस 5 है। तो लेट्स कैलकुलेट मैट्रिक्स P, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स ए। व्हाट इज ए स्क्वायर भाई? 32 20 18, 32 20 18, 15 13 17, 15 13 17, देन 13 13 23, 13 13 23 माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स ए, 5 इंटू मैट्रिक्स है, 5 3 जा सॉरी 5 इंटू मैट्रिक्स है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 3 जा 5 1 जा, फिर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 जा 5 4 जा। बड़े आगे P बराबर 32 माइनस 25 7, 20 माइनस 15 5, 18 माइनस 5 13, 15 माइनस 10 5, 13 माइनस 5 8, 17 माइनस 15 2, 13 माइनस 5 8, 13 माइनस 10 3, 23 माइनस 20 3, एंड दैट इज द आंसर, दैट इज मैट्रिक्स P। ये हमारी वैल्यू आ गई मैट्रिक्स P की। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आपके मैट्रिक्स इस तरीके के आपको टकरा सकते हैं, तो यू नीड टू बी स्ट्रांगली प्रिपेयर फॉर दैम। करेक्ट है। बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आगे आ जाइए। ठीक है, जैसे ये A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर की वैल्यू A है और हमें चाहिए I माइनस A का होल क्यूब प्लस मैट्रिक्स A, I माइनस A का होल क्यूब प्लस मैट्रिक्स A। आ जाइए सोल्यूशन। हाँ भाई, तो हमारे पास क्या है भाई? I माइनस ए का होल क्यूब, I मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस A, ये हमें निकालना है। अब A माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB ब्रैकेट में A माइनस बी, A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB ब्रैकेट में A माइनस बी प्लस मैट्रिक्स A। आगे बढ़े भाई, I क्यूब की वैल्यू I, A क्यूब A क्यूब, I इंटू मैट्रिक्स A।
किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर तो सेम मैट्रिक्स मिलता है। हाँ जी, तो ये कितना हो गया, आई इंटू ए विल बी 3a, ब्रैकेट में आई माइनस ए प्लस ए चल ही रहा है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी हो, हमें वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलती है। हम लोग जानते हैं यस, आई की पावर क्यूब हो आई मिलेगा, आई की पावर 100 हो आई मिलेगा, करेक्ट है। फिर ए क्यूब को कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई, ए स्क्वायर इंटू ए, कर सकते हैं ए क्यूब को ब्रेक, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़े, माइनस 3a इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगी, यानी कि 3ai करोगे तो फिर से a मिलेगा, माइनस 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 प्लस 3a इंटू ए 3a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए, मैट्रिक्स ए। आगे बढ़े भाई, आई हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए के। ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए, और a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर की वैल्यू मैट्रिक्स ए के बराबर है और a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़े, a इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाती है, a इंटू आई करने पे a मिल जाएगा, a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हमें मैट्रिक्स से मिल जाएगी, करेक्ट है। प्लस 3a स्क्वायर करने पे फिर से मैट्रिक्स से मिलेगी प्लस a। आगे बढ़े भाई, आई ए स्क्वायर की वैल्यू a माइनस 3a प्लस 3a प्लस a, कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, हाँ जी भाई, माइनस 3a प्लस 3a माइनस a प्लस a, एंड आंसर इज कैपिटल I, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट है। भाई देखो कैलकुलेशन फंडामेंटल तुम जानते हो, देख लेना कि इधर उधर हो गई हो, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। हमने शुरुआत करा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस a, i का क्यूब इज i, a क्यूब a इंटू आई करने पे i माइनस ए प्लस ए क्यूब को ब्रेक किया a स्क्वायर इंटू ए, 3a इंटू आई 3a माइनस माइनस प्लस 3a इंटू ए 3a स्क्वायर की जगह माइनस 3a प्लस 3a खत्म प्लस a माइनस ए खत्म के लिए I इज द आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई अगला सवाल, चलिए तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमें मिले मैट्रिक्स से। हाँ जी, नॉन सिंगुलर, अभी नॉन सिंगुलर क्या है भैया, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डिटरमिनेंट, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो उसकी वैल्यू भैया 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर 0 के बराबर हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। करेक्ट, तो मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली भाई। सॉल्यूशन 1, 3 1s are 3, a into a into 1 is a, minus 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 1s are 3, plus 1, फिर 2 into a 2a and 3 3s are 9, and that should not be 0. 3 minus a as it is रखा, ठीक है। 2 minus 3 is minus 1, minus 1 into minus 2 will become plus 2, minus 1 into minus 2 will become plus 2, plus 2a minus 9, and that should not be 0. Yes, then 2a minus a is a, 3 minus 9 is minus 6, that should not be 0. 2a minus a plus a, minus 9 plus 2 minus 6, है ना। अभी भाई 3 भी तो बचा है मैडम, ठीक है। 2a minus a is plus a, 3 2 5 minus 9 माइनस 4 शुड नॉट बी 0, तो a शुड नॉट बी 4, a की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, 7 चलेगा। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 4, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 4, करेक्ट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है Cij रिप्रेजेंट्स द कोफैक्टर, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोफैक्टर का मतलब हम सभी लोग जानते हैं क्लास, Cij की वैल्यू होती है Mij, सॉरी -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij से, यस और नो मैम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, है ना। निकाल लिया जाए, आ जाइए किसकी वैल्यू निकालनी है, C31, सो -1 3 plus 1 is 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू -3 प्लस 3, 2 2s are 4, -1 की पावर प्लस 4 प्लस 1, 3 minus 4 minus 1, that is -1। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई बेटा, -1। C31 आ गया, फिर C31 आ चुका है, देन C23 -1, 2 plus 3 is 5,
second row, third column, second row, third column, second row, third column. 1 2s are 2, minus 3 will become plus 3. minus 1 की power 5 is minus 1. तो -5 इज दी आंसर. कितना आ गया? -5. बस क्वेश्चन ने पूछा मल्टीप्लाई करिए, तो C31 इज -1, C23 इज -5 एंड आंसर इज +5. -1 इंटू -5 आंसर इज +5. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्लास. क्या होगा भैया? ए आपका करेक्ट आंसर होगा. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. हाँ जी, क्वेश्चन इन द डिटरमिनेंट हमें चाहिए M23 का वैल्यू. माइनर चाहिए, कैपिटल M23. माइनर कैलकुलेट करके बताइए. आ जाइए बच्चा पार्टी. माइनर कैपिटल M23 यानी कि आपको सेकेंड रो थर्ड कॉलम हटानी है. दिस इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. 2 5s are 10, माइनस -3 इंटू -1 इज -3 विल बिकम +3. आंसर इज 13. ठीक है, क्या था भाई? 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. 2 5s are 10, माइनस -3, 10 + 3 13. कितना हो जाएगा भैया? 13. सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट. ठीक है, मजेदार. सीबीएसई टर्म 2021 ये तीनों कोलिनियर हैं. अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं मतलब उसका एरिया 0 होगा. उन तीनों को अगर मैं जो पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाऊंगी तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना आने वाला है? 0. कंडीशन पढ़ी है कोलिनियरिटी की? बिल्कुल पढ़ी है मेरे बच्चों ने. आ जाइए क्वेश्चन कर लेते हैं भाई. सो सोल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज अगेन 0 यानी कि हाफ ऑफ तो गया. सो कैसे निकालते हैं भाई? 2x x + 3 1, 2x x + 3 1, 0 x 1, 0 x 1, x + 3 x + 6, x + 3 x + 6 1 and that should be 0. ठीक है, 2x x + 3 1, 0 x 1, x + 3 x + 6 1 and that should be 0. ये कोलिनियर होने चाहिए. आ जाइए भाई, निकाल लेते हैं वैल्यू. 2x x into 1 is x, minus x minus 6, minus of x plus 3. 0 into 1 is 0, minus x minus 3, plus 1. 0 into minus of x plus 3, 0 into 1 is 0, minus of x plus 3. उसके बाद plus 1, 0 into x plus 6, 0, minus x into x plus 3, as equals to 0. आ जाइए भाई. 2x, x minus x cancel, minus 6. माइनस ऑफ x + 3, यहां से भी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम प्लस x + 3 इंटू x + 3 दैट इज x + 3 का होल स्क्वायर प्लस. फिर यहां पर कितना हो गया भाई? 0 माइनस दिस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x इंटू x माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 3x बराबर 0. दैट इज सिंपल कैलकुलेशन. आगे बढ़े भाई. 2x इंटू -6 दैट इज -12x. फिर x + 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे. x स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 2 3 6x माइनस x स्क्वायर माइनस 3x इट्स इक्वल्स टू 0. आगे बढ़े भाई सॉल्व करने पे तो प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर खत्म हो गया. ठीक है, फिर -12 -3 -15 -15 प्लस 6 -9x. ठीक है, उसके बाद प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. So -9x बराबर -9, so x बराबर 1 क्लास. x is equals to 1. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. देखिए कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है. कई कैलकुलेशन माइनर एरर हो जाए तो भैया मैनेज कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. कोलिनियर है तो बस भैया एरिया 0 के बराबर, खत्म किया. ये माइंड में फिट कर लो. आ जाइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 2024, इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है तो मुझे अल्फा बताना है. आ जाइए बेटा, अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं. डिटरमिनेंट निकालिए. अल्फा एज इट इज 2 1s are 2, 4 1s are 4, -3, 1 1s are 1, -3 लिया, 1 1s are 1, 1 1s are 1, प्लस 4, 1 4s are 4, 1 2s are 2, 1 4s are 4, 1 2s are 2 is equals to 0. Alpha as it is 2 1s are 2, 1 4s are 4, -3, 1 1s are 1, 1 1s are 1, plus 4, 1 4s are 4, 2 1s are 2. 2 minus 4 is -2, -2 into alpha, -2 alpha. 1 minus 1 0, 4 minus 2 is 2, 2 4s are 8. So minus 2 alpha
-8 के बराबर, अल्फा 4 के बराबर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इजी? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे है। हाँ जी, आगे। नाउ इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू बताना है। अब एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि अगर मुझे कभी भी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी क्लास, दैट एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए होल रेज़ टू द पावर n-1। पढ़ा था ना हम लोगों ने कि जब भी मुझे एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो उसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। करेक्ट है। यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए 5, व्हाट इज द ऑर्डर 3, 5, 3 - 1 2, दैट इज 25 एंड दैट इज द आंसर। 25 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बेटा बी करेक्ट है। यस। नेक्स्ट, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर के टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, सीबीएसई 2023, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ के ए। क्वेश्चन है ये आपसे बोला है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर इज 2, देन सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के की कितनी वैल्यूज होंगी उन सब का सम बताइए। आ जाइए क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल, सीबीएसई 2023। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू मैट्रिक्स ए। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा कि अगर कोई कांस्टेंट के अंदर है और वो जब भी डिटरमिनेंट के बाहर आता है तो उसकी पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है। पढ़ा होगा आप सभी ने, उसकी पावर में जो भी आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है। यानी कि अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है तो जब के बाहर आएगा तो उसकी पावर में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। के की पावर में क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। बहुत बढ़िया। डिटरमिनेंट ऑफ ए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज 2, तो n की वैल्यू 2 हो गई इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। करेक्ट है। ओके, के स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, करेक्ट, डन। चलिए आगे बढ़े। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, के का वैल्यू बताइए। देखिए क्या हो गया, ये के स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन, तो ब्रैकेट में के स्क्वायर -1 शुड बी 0, यानी कि के स्क्वायर -1 की वैल्यू 0 हो सकती है, तो के स्क्वायर 1, तो के की वैल्यू आ गई +-1। के की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ गई, +-1। क्वेश्चन ने पूछा था के की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उसका सम बताइए। तो सम कितना हो जाएगा, एक बार +1 और एक बार -1, 1 - 1 0, सो आंसर इज 0 बेटा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर इज 0, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है, ए इज अ 2 × 2 मैट्रिक्स 4A इनवर्स। डिटरमिनेंट ऑफ 4A इनवर्स, सीबीएसई 2024। क्वेश्चंस देख लीजिए, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं और ये वो मार्कर क्वेश्चंस है जो टकरा जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। आ जाइए, हमें बोला है 2 × 2 मैट्रिक्स है 4A इनवर्स। अब सबसे पहले 4 कांस्टेंट है। हाँ जी मैम, अभी आपने बताया कि जब भी कांस्टेंट बाहर आता है तो उसकी पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है ना। तो जैसे ही 4 बाहर आएगा, इसकी पावर कितनी है, 2 × 2 मैट्रिक्स है तो इसकी पावर कितनी है, 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डन है। हाँ जी, 4 स्क्वायर 16 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा मैडम, अभी समझ लीजिए। हम अच्छे से जानते हैं कि a × a इनवर्स करने पे आई आता है, बिल्कुल मैम बचपन से जानते हैं। अगर दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दिया, डिटरमिनेंट ऑफ i एंड डिटरमिनेंट ऑफ i इज 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स बराबर 1। सो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स कितना होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी कि this will become 1 upon determinant of a, 16. What is determinant of a? That is 2. Answer is 8. Answer is 8. Option number C. Option number C. ठीक है ना भाई, 1 upon determinant of a and what is determinant of a? 2. तो 2 8s are 16. That is the answer. Easy? चलिए, सीबीएसई 2024 A be a 3 × 3 matrix। जो A है उसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3। जो मेरा मैट्रिक्स A उसका ऑर्डर कितना है बेटा, 3 × 3। क्वेश्चन ने बोला है एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट 64 के बराबर है। जो एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट है वो 64 के बराबर है। तो प्रॉपर्टी बोलती है जब भी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट पूछेगा
उसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। अगर मुझसे क्वेश्चन ने जॉइंड ए का डिटरमिनेंट पूछा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, बेटा उसका आंसर हो गया। यानी कि एडजॉइंड ए का डिटरमिनेंट 64 है। तो ये कितना हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 दैट इज 64। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए? यही तो फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज द ऑर्डर? 3। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 64। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 8 इज द आंसर। कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 8 इज द आंसर। डिटरमिनेंट ऑफ ए +8 -8 दोनों हो सकते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मैं मेजरली बच्चों का माइंड में डाउट आता है, वो क्या मिलते हैं, मैम ये तो मॉड्यूलस है ना। ये मॉड्यूलस नहीं है, ए मैट्रिक्स है। जब उसके लेफ्ट और राइट में वर्टिकल स्लैशेस बन गए तो वो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। तो कई बार बच्चे सिर्फ +8 को टिक करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3 है। करेक्ट। सच दैट एडजॉइंड ए का डिटरमिनेंट 8 के बराबर है। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1 8। मुझे सपना क्लिक होना चाहिए कि जैसे ही उसने एडजॉइंड ए का डिटरमिनेंट बोला तुरंत क्लिक होना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तुरंत क्या क्लिक होना चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 है। खत्म खेल। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 वो हमें निकालना है। करेक्ट। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 सच दैट 8। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 8। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √8 विच इज 2√2। प्लस माइनस √8 विच इज 2√2। करेक्ट है? हाँ जी। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा। हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है वही मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, जो ए का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है वही उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी होता है। ट्रांसपोज ऐसे बोल लो, एक ही बात है। ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए, और जिसकी वैल्यू आई है प्लस माइनस 2√2। किसके बराबर आई है? प्लस माइनस 2√2। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बेटा दोनों पॉसिबल आंसर्स होंगे। अब यहाँ पे माइनस √2 नहीं है, तो फिलहाल करेक्ट करेक्ट आंसर इज 2√2। मोर एक्यूरेट आंसर इज 2√2। दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन एक ही ऑप्शन में दिया तो वो हमने टिक कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। ए इज अ 3 into 3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 8। 3a का डिटरमिनेंट बताइए। तो भाई जैसे ही उसने बोला 3a, मुझे तुरंत क्लिक हुआ जैसे ही 3 बाहर आएगा, तो जब भी कांस्टेंट बाहर आता है उसकी पावर में ऑर्डर आता है इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 3 क्यूब बेटा 27 हो गया। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए? दैट इज 8। 8 7 56, 226, 216। 8 7 56, 6 कैरी 5, 8 which is 16, 16 और 5 21, 216। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इजी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि, अरे ये क्या हो गया, यदि आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ऐसा दिया क्वेश्चन, ऐसा 5 मार्क क्वेश्चन भी टकराता है, आप अच्छे से जानते हो, बहुत बार सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन ने बोला मैट्रिक्स से दिया है, आपको ए इनवर्स निकालना है। बेटा क्या निकालना है? इनवर्स। चलिए पहली चीज। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें इन सिस्टम को सॉल्व भी करना है। पहले इनवर्स निकालना है एंड देन वी नीड टू सॉल्व द सिस्टम। बेटा ऐसा क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए, आपको 5 नंबर में जरूर टकराएगा। ऐसा क्वेश्चन हर साल टकराता है। सिस्टम सॉल्व करने के लिए वो कभी ए इनवर्स कैलकुलेट करने को बोलता है, यूजिंग दिस ए इनवर्स फाइंड दिस। समटाइम इट इज आस्किंग ए इनटू बी का प्रोडक्ट कुछ दिया होगा, तो आपको सिस्टम सॉल्व करने का क्वेश्चन तो हर बार आएगा और 5 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे ए इनवर्स निकालना, तो निकालना ही है, फटाफट निकालो बिना सोचे समझे। ए इनवर्स के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ए इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स का मतलब क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। करेक्ट है? हाँ जी बिल्कुल सही है। अब एडजॉइंट के लिए हमें क्या निकालने पड़ते हैं? कोफैक्टर्स। एडजॉइंट के लिए बेटा हमें क्या निकालने पड़ते हैं? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स बेटा हम कैसे कैसे निकालते हैं? C11 -1 की पावर 1 + 1 is 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 into -1 is -2, -1 2s are 2,
-1 की पावर 2 इज +1 -4. फिर C12 -1 1 + 2 is 3. First row, second column, first row, second column, first row, second column. 3 into -1, that is -3. 1 1s are 1. -1 की पावर 3 is -1. -3 -1 is -4, that is +4. फिर C13 -1 1 + 3 is 4. First row, third column, first row, third column. 3 2s are 6. 2 1s are 2. This is +1 into 4, that is 4. फिर C21 फर्स्ट रो डन, हाँ जी. नाउ कम टू द सेकेंड रो. अगर हम सेकेंड रो की बात करें, -1 2 + 1 is 3 बेटा. -1 की पावर 2 + 1 is 3. -1 की पावर i + j. ऐसा करते हैं, यस. तो यहाँ पे 2 + 1 करेंगे 3. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. 1 into -1 is -1. -3 into 2 is -6. एंड -6 करेंगे तो माइनस विल बिकम +6. ठीक है. Second row, first column, second row, first column. 1 into -1 is -1, -6 will become +6. Now -1 का cube is -1. 6 - 1 is 5 and that is -5. ठीक है. C22 2 + 2 4. Second row, second column, correct है. Second row, second column, second row, second column. 2 into -1 is -2. -3 into 1 is -3 will become +3. ठीक है. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. 2 into -1 is -2. -3 into 1 is -3 will become +3. करेक्ट. आगे बढ़े. -1 की पावर 4 is +1. 3 - 2 is 1 and answer is 1. बेटा वैल्यू किसके बराबर आ गई है? 1 के. आगे बढ़ते हैं. C23 2 3 5. सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. 2 2s are 4. 1 1s are 1. -1 की पावर 5 is -1. 4 - 1 is 3 and answer is -3. बेटा वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई? -3 के. अब मैं जा रही हूँ आगे. C31 -1 3 + 1 is 4 बेटा. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. 1 1s are 1, that is 1. -3 into 2 is -6 will become +6. ठीक है. 1 into 1 is 1. -6 will become +6. ठीक है. आगे वैल्यू हम लोग निकाल ले. आ जाइए. 3 + 1 -1 की पावर 4 is +1. 6 + 1 is 7 and value is 7. C32 3 2 5. थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम. 2 1s are 2. -9 will become +9. that is -11. कितना हो गया भाई? -11. ठीक है. चलिए. C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. 2 2s are 4. 1 3s are 3. that is +1. तो ये सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं. एडजॉइन इन सभी का ट्रांसपोज करने वाले हैं हम लोग. आ जाइए. सो -4 4 -4 4. आगे -5 1 -3, -5 1 -3, -5 1 -3. इसके आगे बेटा 7 -11 1. ठीक है. -4 4 4, -5 1 -3. ठीक है. 7 -11 1. इसका ट्रांसपोज. तो ये कितना हो जाएगा भाई? फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम. -4 4 4, -5 1 -3, 7 -11 1. ये आ गया आपका एडजॉइंट. दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है. अब हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं. ठीक है. डिटरमिनेंट 2 एज इट इज रखा. ठीक है. 2 एज इट इज रखा. 2 into -2 is -2. 1 2s are 2. ठीक है. 2 एज इट इज रखा. 2 into -1 is -2. 1 2s are 2. उसके आगे बेटा -1. ठीक है. -1. 3 into -1 is -3. 1 1s are 1. 3 into -1 is -3. 1 1s are 1. -3. ठीक है. 3 2s are 6. 1 2s are 2. ठीक है. -4 into 2 -8. -2 into -4. -4 into 2 -8. -4 into -1 will become +4. -4 into -1 +4. 6 - 2 is 4. 4 3s are 12. -12 -8 -20 + 4 एंड दिस इज -16. तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई? -16. तो ये आपका आ गया. अब इनवर्स निकालना है. सो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. भाई डिटरमिनेंट कितना है आपका? -16. ठीक है.
ठीक है, -16 से डिवाइड करना है, हाँ जी, -20 + 4 -16, ठीक है। व्हाट इज इट जॉइंट? -4 -5 7, -4 -5 7, 4 1 -11, 4 1 -11, 4 1 -11, 4 -3 1, 4 -3 1, ठीक है। इसको डिवाइड किया भाई, 4/16, 5/16, -7/16, ठीक है। और आगे बढ़े भाई, -4/16, -1/16, 11/16, और आगे बढ़े भाई, दिस इज -4/16, 3/16, -1/16, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बेटा? इनवर्स। दैट इज व्हाट ए इनवर्स। ये मेरा बच्चा अपना ए इनवर्स कैलकुलेट होके आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, इनवर्स आ गया। फिर क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला था? देन सॉल्व, इनवर्स निकाल लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होता था भाई? जो मैट्रिक्स ए है वो तो यही है, जो मैट्रिक्स ए होती थी वो यही होती थी। फिर एक मैट्रिक्स एक्स होती थी। मैट्रिक्स एक्स क्या होती थी? हाँ जी, दैट इज एक्स वाई जेड। और मैट्रिक्स बी क्या होती थी बेटा? जो भी राइट हैंड साइड में टर्म्स लिखे 13 4 8, 13 4 8, जो भी राइट हैंड साइड में टर्म्स लिखी हुई 13 4 8, दैट इज व्हाट मैट्रिक्स बी। अब हमें कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स बी। ए इनवर्स 4/16, 4/16, 5/16, -7/16, -4/16, -1/16, 11/16, करेक्ट है। ये अपने पास वैल्यू आती जा रही है, हाँ या ना? -4 -1 11/16, देन -4/16, 3/16, -4 3/-1/16, ठीक है। फिर इसको बेटा किससे मल्टीप्लाई किया? मैट्रिक्स बी से। व्हाट इज अ मैट्रिक्स बी? बी कितना था आपका? 13 4 8। बी कितना है भाई? 13 4 8। यह आपका बी था 13 4 8। डन। बस अब में एक्स वाई जेड सॉल्व हो जाएगा, स्मॉल एक्स स्मॉल पे स्मॉल जेड की वैल्यू आ जाएगी, सिस्टम सॉल्व हो जाएगा। तो हमने ये निकाल लिया भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 13 4 सा 4 3 12, 4 1 4 52/16, 4 3 2 कैरी 1, 4 1 4 5, फिर 5 4 20/16, 7 8 56/16, करेक्ट। फिर -4 13, 13 4 जा, ठीक है। तो 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 1 4 अगेन 5, -52/16, फिर -4/16, 11 88/16। आगे बढ़े भाई, 13 4 जा अगेन -52/16, 3 4 जा 12/16, -8/16, ठीक है। अब आपके पास कैलकुलेट करना था 52 एंड 20, दैट इज हाउ मच बेटा? 272 7, या फिर ऐसे ही देख लो भाई, 20 है, 52 -56, दैट इज -4, -4 + 20 16/16। फिर बेटा -52 -4 एंड दैट इज -56, 88, 32/16। फिर बेटा आगे बढ़े, -52 -8 -63, सॉरी माइनस दैट इज -60। ये क्या हो रहा है भाई? खुल जा सिम। यस दैट इज 16। यस -52 -8 -16 + 12 48। नेगेटिव आ रहा है? अच्छा भैया, नेगेटिव 4 -3 1, अमाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता ना? अच्छा 6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है भैया। -3 -3 4 -3 1, ये लिखी हूँ ना? 4 -3 1, माइनस विल बिकम प्लस, माइनस, करेक्ट है। -48, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अमाउंट शुड बी नेगेटिव ना। z आ सकता, अच्छा एक्स वाई जेड वैल्यू थोड़ी ना है, हाँ मतलब करेक्ट है। 1 और 2 अगर वैल्यू आती है तो 1 2 2 2 4 + 1 5,
ठीक है 3 करेक्ट है, मुझे लगा कॉस्ट है, नेगेटिव हो सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सो -48/16, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया भाई 16/16, 1 2 -3, मुझे लगा कॉस्ट वॉस्ट है पेन की, पेंसिल की, बॉक्स की, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो नेगेटिव। सो हमारे पास ये किसकी बराबर है, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है, दिस इज एक्स वाई जेड। तो बेटा यहाँ से एक्स की वैल्यू किसके बराबर है 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू -3 एंड दिस आर आंसर्स। ये मेरा बच्चा अपने आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक। तो ऐसे 5 नंबर का सवाल भी टकराता है, बिल्कुल टकराता है, इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है बेटा, जिसका ऑर्डर कितना है मेरा बच्चा 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको ऑड ऑर्डर है, ऑर्डर कैसा है ऑड, तो उस केस में उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। आगे बढ़े। E be an event of a sample space S of an experiment, then S oblique E, S given E। तो बेटा फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई, नीचे तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ऊपर क्या होता है दोनों का इंटरसेक्शन, ऊपर क्या हो जाता है दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, S और E के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया, ऊपर उन दोनों के इंटरसेक्शन की S इंटरसेक्शन E, और फिर इसने बोला है E एक इवेंट है सैंपल स्पेस S का। जो सैंपल स्पेस S है, ये रहा आपका सैंपल स्पेस S, उसमें E एक छोटा सा इवेंट है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करती हूँ तो बेटा इंटरसेक्शन में क्या आएगा, E आएगा भाई, सैंपल स्पेस तो कंप्लीट है, रेक्टेंगल दैट इज यूनिवर्सल, ठीक है, उसके अंदर E है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज सर्कल, दैट इज E, दैट इज कॉमन। तो यानी कि ये किसके बराबर हो गया E के, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड कैंसिल होके वैल्यू 1 के बराबर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े भाई, E एंड F बी 2 इवेंट्स, P ऑफ E हमें दिया हुआ है, P ऑफ F हमें दिया हुआ है, E यूनियन F 0.4, F गिवन E आपसे पूछा गया है। आ जाइए, प्रोबेबिलिटी F गिवन E, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, F इंटरसेक्शन E, ऊपर क्या हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ऊपर हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। व्हाट इज द इंटरसेक्शन, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। यानी कि E यूनियन F कितना है 0.4, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दैट इज 0.1, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F, दैट इज 0.3, एंड इंटरसेक्शन वो हमें कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0.4 माइनस 0.4, अरे बेटा 0 हो गया ये तो, हाँ भाई दैट इज 0 है, तो E इंटरसेक्शन F 0 अपॉन 0.1 एंड आंसर इज 0, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। A एंड B आर द इवेंट्स, P A गिवन B बराबर P B गिवन A है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमें दिया है P A गिवन B, P B गिवन A, ठीक है, A गिवन B मतलब नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऊपर क्या हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, B गिवन A का मतलब है नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ऊपर क्या हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, B इंटरसेक्शन A, करेक्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बोलो या प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बोलो, वैल्यू सेम है, हाँ जी भाई ये दोनों तो खा गए, एक ही बात है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, वैल्यू कैंसिल, तो 1 हो गया ना, तो B बराबर A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दैट्स इट, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ A एंड B सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, जैसे ही उसने इंडिपेंडेंटली बोला, इसका मतलब यहाँ पर A और B जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो जो इवेंट्स हैं दैट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, करेक्ट है। अब आ जाइए सवाल के ऊपर। The probabilities of A and B solving a problem independently are 1/3 and 1/4. दो लोग हैं A और B, दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो चांस है
ए प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रोबेबिलिटी 1/3, बी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है 1/4, ठीक है। एंड वो द प्रॉब्लम ए सॉल्व करता है तो इवेंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेंट बी जब प्रॉब्लम बी सॉल्व कर रहा है, करेक्ट ना। और ए और बी कैसे है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन ने बोला इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगेन दे आर यूजिंग इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, क्या चांसेस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या चांसेस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब देखो बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगी, ए सॉल्व कर दे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, बी सॉल्व कर दे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर दोनों प्रॉब्लम कर दे सॉल्व तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ एक ऐसा केस है जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो क्या है मैम, ना ही ए प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए ना ही प्रॉब्लम बी सॉल्व कर पाए, दोनों में से जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा तो वो केस होगा जब प्रॉब्लम सॉल्व हुई ही नहीं। तो टोटल में से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय ए एंड बी, ए एंड बी दोनों ने ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया, ना ही ए प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया एंड ना ही बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। ए सॉल्व नहीं कर पाया मतलब ए बार, ए डैश वॉट एवर यू लाइक, ठीक है। बी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, बी डैश, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए सॉल्व द प्रॉब्लम नॉर बी सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, हाँ या नहीं, बिल्कुल होंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ए कितना है भाई 1/3, तो भैया ए बार 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 1 माइनस 1/4 3/4, ठीक है। व्हाट इज ए बार 2/3, व्हाट इज बी बार 3/4, 3 खत्म, तो 1 माइनस 2/4 इज हाफ एंड आंसर इज हाफ, आंसर इज हाफ, करेक्ट, इजी। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है, कंटिन्यू, यस। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, हम वापस से कार्ड को नहीं रख रहे हैं, एक एक करके कार्ड निकालेंगे, वापस से हम कार्ड को नहीं रख रहे हैं, करेक्ट है। फ्रॉम अ well shuffled pack of 52 playing cards, find the probability that one card is red and other is black। हमारे पास बेटा जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, जिसमें आपके 26 रेड होते हैं और 26 बेटा ब्लैक होते हैं, करेक्ट। 26 रेड होते हैं मेरा बच्चा, 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, एक एक करके वापस से नहीं रख रहे, मतलब मैंने एक कार्ड निकाला, देखा, बाहर फेंक दिया, उसको वापस से कार्ड के अंदर नहीं रखा, तो यानी कि जब मैं दूसरी बार कार्ड निकालने जा रही हूँ तो एक कार्ड कम हो चुका है, जो पहले 52 थे अब वो 51 रह चुके हैं, ठीक है। आ जाइए, तो 2 cards are drawn at random 1 by 1 without replacement from a well shuffled pack of 52 playing cards. One card is red. तो पहला कार्ड रेड होगा तो 26/52 फर्स्ट कार्ड रेड हो गया। काम अभी चल रहा है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वील कीप मल्टीप्लाइंग। अब कितने कार्ड बचे हैं 51, अब कितने कार्ड बचे हैं 51, उसमें से अगला कार्ड ब्लैक होना चाहिए। इसने बोला दैट द वन इज रेड एंड अदर इज ब्लैक, एक रेड होना चाहिए एक ब्लैक होना चाहिए। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है, बच्चे कंफ्यूज्ड, मैम ये तो लिखा नहीं कि पहला रेड होगा दूसरा ब्लैक होगा, ऐसा तो नहीं लिखा है। क्वेश्चन ने बोला है एक रेड होगा एक ब्लैक होगा, करेक्ट। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी 1 इज रेड एंड अदर इज ब्लैक, एक रेड होगा और एक बेटा ब्लैक होगा, एक रेड होगा एक ब्लैक होगा। तो क्या क्या हो सकता है मैम, पहला रेड हो दूसरा ब्लैक हो, पहला रेड है, क्वेश्चन ने तो बोला नहीं कि फर्स्ट इज रेड, नथिंग इज मेंशन। क्वेश्चन ने बोला 1 कार्ड इज रेड अदर इज ब्लैक, अगर एक रेड है दूसरा ब्लैक हो जाए, खत्म। तो ये हो सकता है कि पहला रेड आए फिर ब्लैक आए, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले ब्लैक कार्ड आए फिर रेड कार्ड आए,
पहले ब्लैक कार्ड आए फिर रेड कार्ड आए, क्योंकि हम कार्ड एक एक करके निकाल रहे हैं तो कौन सा कार्ड किस ऑर्डर में आ रहा है ये मैटर करेगा। क्योंकि हम एक एक करके कार्ड निकाल रहे हैं तो कौन सा कार्ड किस ऑर्डर में आ रहा है ये मैटर करेगा, कि पहला रेड आया कि ब्लैक आया, ये मैटर आपको करेगा। ठीक है, अब आ जाइए, पहला रेड 26/52। जब ब्लैक कार्ड निकालने जाऊंगी तो एक कार्ड कम हो चुका है, तो पहले 52 से 51 हो चुका है, लेकिन अभी आपका ब्लैक कितने हैं 25। हमने जो एक कार्ड बाहर निकाल के फेंका था वो रेड कार्ड था, पहला रेड कार्ड आया बाहर फेंक दिया तो एक रेड कार्ड कम हो गया, लेकिन ब्लैक कार्ड तो अभी भी 26 है। हाँ जी, दैट इज 26। दूसरा केस, पहला ब्लैक कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, अगेन 26/52। जब दूसरा कार्ड में निकालने गई तो एक कार्ड कम हो गया, तो यानी कि जो आपका कार्ड है, अब कितने ब्लैक कार्ड बचे हैं 25, लेकिन रेड तो अभी भी 26 है। ठीक है, 26 स्क्वायर 52 51, तो ये आपका सेम ही एक्सप्रेशन लिखा है भाई, तो 26 स्क्वायर प्लस भैया 26 स्क्वायर बाय 52 इंटू 51। ठीक है, ये चीज हो गई, दैट्स इट। 2 टाइम्स कर लेना भाई, कैलकुलेशन इज नॉट माई बिजनेस, वो मैं हमेशा बोलती हूँ, कैलकुलेशन इज नॉट माई जॉब। समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि फर्स्ट कार्ड इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, तो हम कुछ नहीं करते, तो हम यही वाला प्रोसेस करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला एक रेड है एक ब्लैक, तो थोड़ा सोचना बनता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई एंड एफ द 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ई बार आपको दिया है, ई यूनियन एफ बेटा आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है पी ऑफ एफ, बताइए ई बार यूनियन एफ बार। अब आ जाओ, हमने बेटा कुछ थ्योरम्स, कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके पास, लाइक ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये फॉर्मूला होता है। एब्सोल्युटली बिल्कुल होता है। अब आगे बढ़े, हमारे पास ई यूनियन एफ के बारे में कितना दिया है 0.6। ओके, फिर मेरा बच्चा पी ऑफ ई बार दिया है, तो ई निकाल सकते हैं बिल्कुल। अगर पी ऑफ ई बार है तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दैट इज 1 माइनस 0.6 एंड दैट इज 0.4। बेटा ये वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई, 0.4 के बराबर हो गई। करेक्ट है, तो ये हो गया 0.4। अब एफ नहीं पता एंड क्वेश्चन एफ तो पूछा ही है, तो मैंने कह दिया भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को के मान लिया। क्या मान लिया भाई, के। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर के, ठीक है, ये के हो गया। ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अगर यहाँ पर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं, अगर ई ऑफ एफ इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नाउ 0.6 0.4 प्लस के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज के। एफ की प्रोबेबिलिटी तो के हो गई, ई की प्रोबेबिलिटी 0.4। आगे बढ़े, इधर जाएगा भाई 0.6 माइनस 0.4 के माइनस 0.4 के, 0.2 0.6 के, 1 माइनस 0.4 इज 0.6। तो यहाँ से बेटा के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, 0.2 बाई 0.6 एंड दैट इज आंसर इज 1/3। तो बेटा सबसे पहले तो आपकी एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई जो क्वेश्चन ने पूछी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज के 1/3, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा ई बार यूनियन एफ बार। ई बार यूनियन एफ बार को देख के तुरंत हमें याद आ गया डी मॉर्गन्स लॉ। यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यूनियन एफ बार, ये पढ़ा था हमने विजेता के अंदर बेटा, विजेता के लेक्चर्स में पढ़ते थे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यूनियन एफ बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। मैं याद दिला देती हूँ अगर मेरे बच्चे भूल गए हैं। अगर ई बार यूनियन एफ बार है, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाता है, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाता है, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ जाता है, अगर इंटरसेक्शन है तो दूसरी साइड में यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। रीजन बिकॉज इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। करेक्ट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके बराबर है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.4,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/3, ठीक है। दिस इज 4/10 इंटू 1/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/3, ठीक है। 4/10, 2 2s are 4, 2 5s are 2, 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 3s are 15, 15 minus 2 13/15 and that is the answer। 13/15 बेटा ये अपना आंसर आ गया। ओके, करेक्ट है, यस। आ जाओ, बढ़ते हैं आगे, ठीक। फिर क्वेश्चन ने हमें बोला, आ जाइए, बेस थ्योरम का सवाल कैसे ना करें, सीबीएसई 2024, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2024 का, लास्ट ईयर का सवाल सीबीएसई 2024, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोलता है द चांसेस ऑफ पी क्यू एंड आर गेटिंग सेलेक्टेड एज सीईओ ऑफ द कंपनी आर इन द रेशियो 4:1:2 रेस्पेक्टिवली, कि पी क्यू आर सीईओ बनेंगे, इसके कितने कितने चांसेस है, 4:1:2। अब ये तो प्रोबेबिलिटी रेशियो के फॉर्म में दे दिया, आ जाइए भाई। तो हमें बोला है कि पी क्यू आर के जितने सेलेक्टेड एज सीईओ बनने के क्या क्या चांसेस है, 4:1:2, 4:1:2, ये चांसेस दिए हुए हैं, करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो भाई क्लास है ना, तो P की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4x, Q की प्रोबेबिलिटी x एंड R की प्रोबेबिलिटी 2x, ठीक है। एंड हम जानते हैं कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होगा, भाई ये तीनों के चांसेस, कोई ना कोई तो बनेगा, तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम बेटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। 4 2 6 1 7 बराबर 1, तो x की वैल्यू 1/7, यानी कि जो मेरा P है उसकी प्रोबेबिलिटी 4x थी, 4/7, Q की प्रोबेबिलिटी x थी 1/7, R की प्रोबेबिलिटी 2x थी 2/7, P की प्रोबेबिलिटी 4x 4/7, Q की प्रोबेबिलिटी 1x 1/7, R की प्रोबेबिलिटी 2x 2/7। तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज थी। तो हमने सीखा है पिक्चर, हमने सीखा हुआ था बेस थ्योरम में कैसे करते थे सवाल, रास्ता मंजिल की कहानी, वही कहानी। आ जाइए, तो यानी कि भाई मेरे 3 रास्ते हैं, रास्ता नंबर P, रास्ता नंबर Q, रास्ता नंबर R। चलिए, तीनों के सीईओ बनने के आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, हाँ जी, फिर क्वेश्चन ने बोला द प्रोबेबिलिटीज फॉर द कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अंडर द न्यू सीईओ P, Q एंड R आर 0.3, 0.8, 0.5 रिस्पेक्टिवली। इसने बोला कि अगर P सीईओ बनता है या Q सीईओ बनता है या R सीईओ बनता है, उस केस में कंपनी को वो प्रॉफिट दिला पाएंगे, उस केस में कंपनी को प्रॉफिट दिला पाएंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, P के लिए प्रोबेबिलिटी 0.3 है, Q 0.8 है, R 0.5 है। तो क्वेश्चन ने बोला द प्रोबेबिलिटीज फॉर द कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि व्हाट इज द मंजर, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो भैया प्रॉफिट इंक्रीज तो P बने तो भी हो सकता है, Q बने तो भी हो सकता है, R बने तो भी हो सकता है। तो व्हाट इज आवर मंजिल, दैट इज, पहली बात तो मंजिल M जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, M इज व्हाट, प्रॉफिट इंक्रीज। व्हाट इज M, प्रॉफिट इंक्रीज। तो हमारा P कैसा इवेंट है, P क्या है, P सेलेक्टेड एज सीईओ, बोर्ड में लिखना पड़ता है ना प्रॉपर। फिर Q कैसा इवेंट है, Q इज सेलेक्टेड एज सीईओ, भाई R कैसा इवेंट है, R इज सेलेक्टेड एज सीईओ, P सेलेक्ट हुआ, Q सेलेक्ट हुआ, R सेलेक्ट हुआ एज अ सीईओ, करेक्ट। फिर क्वेश्चन ने आपसे बोला क्या है, आ जाइए, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ठीक है। इफ द कंपनी इंक्रीज द प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ R। बताइए अगर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो वो R के वजह से इंक्रीज हुआ, वो प्रॉफिट R की वजह से इंक्रीज हुआ है, क्या चांसेस हैं कि भैया ये 3 लोग हैं, P भी सीईओ बन सकता है, Q भी सीईओ बन सकता है, R भी सीईओ बन सकता है, ओके। अब उससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ओके, तीनों से बता रखा है। अब क्वेश्चन ने बोला प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, भैया मंजिल मिल गई, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, मंजिल मिल चुकी है,
तो अब बताइए वो आर की वजह से प्रॉफिट मिली है, वो मंजिल इस आर रास्ते से मिली है, वो प्रॉफिट इंक्रीज कहां से हुआ है? आर के सीईओ बनने से। जो हमारा आर कैंडिडेट है, जब वो सीईओ बना है उसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन बोलता है जब आपको मंजिल मिल जाए उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे कि वो मंजिल रास्ता आर से मिली है, कितने चांसेस हैं कि वो मंजिल रास्ता क्यू से मिली है, कितने चांसेस हैं कि वो मंजिल रास्ता पी से मिली है, कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं प्यारी प्यारी बेस थ्योरम का। किसका इस्तेमाल करते हैं हम? अपनी प्यारी सी बेस थ्योरम का। आ जाइए भाई सवाल पे। हाँ जी, सॉल्यूशन कि अगर मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया दैट इज एम, अगर मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया दैट इज माय मंजिल एम, तो हमें पता करना है वो मंजिल रास्ता आर से मिली है, कितने चांसेस हैं। वो मंजिल हमें रास्ता आर से मिली है, कितने चांसेस हैं। यानी कि नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंजिल आ जाएगा, ऊपर कंट्रीब्यूशन ऑफ रास्ता पाथ आर। पढ़ाई हुई हूं भाई, पढ़ाई हुई हूं, हाँ या ना? ऐसे ही सीखते थे हम। टोटल मंजिल की प्रोबेबिलिटी नीचे और ऊपर कंट्रीब्यूशन ऑफ पाथ आर। कंट्रीब्यूशन ऑफ पाथ आर कैसे होता था भैया? पहले आर रास्ता सेलेक्ट करो, फिर उस रास्ता आर के थ्रू मंजिल तक पहुंचो, रास्ता आर सेलेक्ट करो, फिर उस रास्ता आर के थ्रू मंजिल तक पहुंचो, है या ना? डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मंजिल। ऐसा भी हो सकता है कि आपने रास्ता पी सेलेक्ट किया, रास्ता पी इंटू फिर रास्ता पी से मंजिल तक पहुंचे, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि रास्ता क्यू सेलेक्ट किया, फिर रास्ता क्यू से मंजिल एम तक पहुंचे। ऐसा भी हो सकता है कि रास्ता आर सेलेक्ट किया और फिर उस रास्ता आर से मंजिल एम तक पहुंचे। डन है क्या? बिल्कुल डन 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 है। अब हम बात करते हैं कौन किसकी वजह से सीईओ बना है, किसके वजह से कितना प्रॉफिट हुआ है। आ जाइए बच्चा पार्टी मेरे। तो हम लोग जानते हैं कि भाई पी की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पी सीईओ बनेगा, कितने चांसेस हैं? 4/7। आ जाइए, पी सीईओ बनेगा, कितने चांसेस हैं? 4/7। फिर क्यू बनेगा 1/7, आर बनेगा 2/7, 4/7, 1/7, 2/7। लिख लीजिए भाई, क्यू बनेगा 1/7, आर बनेगा भाई 2/7। ये आपने लिख लिया? हाँ जी लिख लिया। फिर उसने बोला था अगर पी सीईओ बनता है, पी बनता है तो प्रॉफिट होगा 0.3 चांसेस है, क्यू बनता है तो 0.8 है एंड आर बनता है 0.5 है। तो पी के लिए कितने हैं? 0.3। यानी कि अगर पी बनता है तो प्रॉफिट होने के चांसेस 0.3, अगर क्यू बनता है तो प्रॉफिट होने के चांसेस 0.8, ये दिया था ना, 0.3, 0.8 एंड 0.5। और अगर आर बनता है तो प्रॉफिट होने के 0.5। सारा डेटा आ गया? हाँ जी, वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर दैट इज 2/7, 2/7 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय, फिर 4/7 इंटू 0.3, 4/7 इंटू 0.3 प्लस 1/7 इंटू 0.8, 1/7 इंटू 0.8 प्लस 2/7 इंटू 0.5, 2/7 इंटू 0.5। खत्म। बस इसका कैलकुलेशन तो मेरे बच्चे खुद कर लेते हैं, आई नो दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन भी बनते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सम अननोन कांस्टेंट probability that the random variable x takes as the value 2, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, उसके क्या चांसेस हैं? तो भैया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है। एज पर द रूल जितनी भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये तो रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज लिखी होती हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखी होती है। तो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि जितने भी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो जो पॉसिबल पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज होती हैं उसका सम बेटा 1 के बराबर होता है। पढ़ा था ना? हाँ जी मैम पढ़ा था। तो बस बेटा यानी कि 0.1 प्लस के, 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस के प्लस 0.1 बराबर 1, 2k, 3k, k, 4k, 2 3 4
0.1 0.1 0.2 बराबर 1, 4 के 0.8, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, ठीक है। सो k बराबर 0.8 बाई 4, 40, 2 4 जा 4 2 जा 8, 4 10 जा 40, 1 बाई 5, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 1 बाई 5, तो k की वैल्यू 1 बाई 5 है। फिर क्वेश्चन ने बोला है द प्रोबेबिलिटी द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 2, जब रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 के, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x बराबर 2 इज 2 के, k की वैल्यू कितनी है 1 बाई 5, दिस इज 2 बाई 5, खत्म के आंसर इज 2 बाई 5, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द आंसर बेटा 2 बाई 5, करेक्ट, ठीक है। चल बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर a एंड b आर सम कांस्टेंट्स, a और b कैसे हैं बेटा कांस्टेंट्स है, करेक्ट। तो जैसे ही टेबल दिखाई देती है सबसे पहले तो हमें भैया ये पता लगना चाहिए जितनी भी प्रोबेबिलिटीज दी उसका सम किसके बराबर है 1 के, उसका सम बेटा किसके बराबर है 1 के, आ जाइए। यानी कि मेरा बच्चा ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है उसका सम पहली बात तो 1, एंड फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है इफ द मीन, बेटा ये क्वेश्चन 2024 का है और शानदार सवाल है। हाँ जी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं मीन वाला पोर्शन हटा देते हैं, इस वाले टेबल वाले क्वेश्चन को भूल जाते हैं। बच्चों को लगता है एज पर दी एनसीईआरटी पर ये टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन मिससेलेनियस के अंदर क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए, मीन पे भी सवाल पूछा गया सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एंड बच्चे इस टॉपिक को स्किप करके निकलने की कोशिश करते हैं, जो मेरे बच्चों को तो नहीं करनी, ना मैं करने दूंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि अगर इसका आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, आ जाइए सवाल पे, यानी कि 0.2 प्लस ए प्लस 0.2 प्लस बी, 0.2 प्लस ए प्लस 0.2 प्लस बी, इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर। सो a प्लस ए 2a, 2a प्लस बी, a प्लस ए 2a प्लस बी, 0.2 0.2 0.4 बराबर 1, 2a प्लस बी दैट इज 0.6, इक्वेशन 1, 2a प्लस बी बराबर 0.6 दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन ने बोला है इफ द मीन इज 3, बेटा मीन किसके बराबर दिया है 3 के, मीन अगर 3 है तो मीन का फॉर्मूला क्या था याद करिए, समीशन xi pi, व्हाट इज द फॉर्मूला, मीन समीशन xi pi, ये किसके बराबर दिया है भैया 3 के, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 इंटू 0.2 0.2 प्लस 2 इंटू ए 2a, ठीक है, 3 इंटू ए 3a, 1 इंटू ए इज 2a, 3 इंटू ए इज 3a, 4 इंटू 0.2 0.8, 4 इंटू 0.2 0.8, 5 इंटू बी 5b इज इक्वल टू 3। चलो क्वेश्चन पे आगे बढ़े, 2a प्लस 3a दैट इज 5a, 2a प्लस 3a 5a प्लस 5b, 2a प्लस 3a 5a प्लस 5b, 0.2 0.8 प्लस 1 बराबर 3, 2a प्लस 3a दैट इज 5a प्लस 5b, 0.2 प्लस 0.8 दैट इज 1 बराबर 3। तो बेटा 5a प्लस 5b, 3 माइनस 1 इज 2, सेकेंड रिलेशन। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, पहला है इक्वेशन 2a प्लस बी दैट इज 0.6, दूसरा इक्वेशन है 5a प्लस 5b बराबर 2। तो बस हमें यहाँ से a और b जुगाड़ना है। यहाँ पर b की वैल्यू किसके बराबर है 0.6 माइनस 2a के, यहाँ पर b की वैल्यू बेटा किसके बराबर दी है 0.6 माइनस 2a के, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, 5a की जगह a और b की जगह बेटा मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 0.6 माइनस 2a, b की जगह वैल्यू पुट कर देती हूँ 0.6 माइनस 2a एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो 5a, 5 इंटू 0.6 3, 5 6 30, 3 आ गया, 5 2 10a बराबर 2। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। हाँ जी, 5a प्लस माइनस 10a दैट इज माइनस 5a, 5a माइनस 10a माइनस 5a, 3 उधर जाएगा, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 3 उधर गया, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 दैट इज माइनस 5a, a की वैल्यू 1/5, a आ चुका है, b भी आ जाएगा, b किसके बराबर है भाई 0.6 माइनस 2a के, 6/10
ए की वैल्यू 1/5, 2 3 जा 2 5 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2/5, 1/5। तो बी का वैल्यू 1/5, ए का वैल्यू 1/5। ए और बी क्वेश्चन ने पूछा था, हाँ जी हमने निकाल दिया पहले तो ए और बी की वैल्यू। करेक्ट, ये 5 नंबर का सवाल था क्लास। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जब x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा है, 3 या 3 से बड़ा है, 3 या 3 से बड़ा, x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा, तो कब कब है भाई, आ जाइए। x का वैल्यू 3 है इंक्लूडेड, यस, यहां पर यहां पर यहां पर, यानी कि प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब एक बार जब x की वैल्यू 3 है प्लस जब x की वैल्यू 4 है प्लस जब x की वैल्यू 5 है। आ जाइए भाई, x की वैल्यू 3 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है a, 4 पे 0.2, 5 पे कितनी है b, तो ये हो जाएगा a प्लस 0.2 प्लस b, a प्लस 0.2 प्लस b, a प्लस b प्लस 0.2, a प्लस b, a और b का वैल्यू बेटा किसके बराबर है, आ जाइए, a और b 1/5 1/5 दैट इज 2/5 प्लस 0.2 इज 2/10, 2/5, 2 1 जा 2 5 जा 3/5 इज द आंसर। खत्म भाई, ये अपना आंसर आ गया, दैट्स इट। तो 5 मार्क क्वेश्चन सीबीएसई 2024 बेटा। तो सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन भी ऐसा पेपर आया था जिसने बच्चों को काफी हद तक रुलाया था। हाँ जी, चलिए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ जाइए सवाल पे। देखिए केस बेस्ड स्टडी 2024 का क्वेश्चन, ये 2024 का फिर से केस बेस्ड स्टडी सवाल। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं भाई। सेल्फ स्टडी हेल्प्स स्टूडेंट्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लर्निंग। वो तो मेरे बच्चों को पता है ना कि सेल्फ स्टडी से कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल। It boosts the self-esteem of the learners. Recent surveys suggested that close to 50% learners were self-taught using internet resources and upskilled themselves. यह पता किया गया है कि सर्वे में 50% लर्नर्स ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं, इंटरनेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और अपस्किल्ड करते हैं खुद को, है ना। चलिए अब a student may spend 1 hour to 6 hours in a day in upskilling self. एक बच्चा 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक का समय देता है अपने आप को अपस्किल करने में, ठीक है। The probability distribution of the numbers of hours spent by a student is given below. अब ये लिखा हुआ है x probability of x, अगर x की वैल्यू 1 hour है, x के रिप्रेजेंट कर रहा है hours को, अगर x की वैल्यू 1 hour है तो प्रोबेबिलिटी kx², 2 है तो भी kx² है, 3 है तो भी kx² है, राइट। तो मैं इसको पहले लिख लेती हूँ ढंग से ताकि क्लैरिटी आए। x p ऑफ x, x के लिए 1 2 3 4 5 6, 0 भी लिखा है, ठीक है। 1 से लेके 3 तक कितना है kx², 1 से लेके 3 तक कितना है kx²। तो अगर x की वैल्यू 1 तो k इंटू 1² एंड दैट इज k। फिर x की वैल्यू 2² k इंटू 2² इज 4 दैट इज 4k। फिर k 3² 9k, फिर k 4² दैट इज 16k, फिर k 5 का स्क्वायर 25k, फिर k इंटू 6 का स्क्वायर दैट इज 36k एंड बाकी टाइम प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 0, अदरवाइज 0, सो प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू हो गई, यहाँ तक डन है। हाँ जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन ने बोला ऐसा डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स, एक्स का डिनोट करता है नंबर ऑफ आवर्स। तो बेसिकली आप सभी को पता है भाई के तो निकालना ही पड़ेगा, विदाउट के तो क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा। तो हमारे पास क्या आ चुका है भाई, एक्स और पी ऑफ एक्स, है ना। एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 0 तो हटाए दो, 0 पे 0 है, बाकी कितना कितना है के, फिर 4k 9k, फिर नहीं ये गलत कर दिया ना मैंने, 1 2 3 तक kx² था, फिर 2kx था, सॉरी क्लास, 1 2 3 तक तो kx² था, 4 5 6 पे 2kx है, 4 5 6 पे कितना है 2kx, सो सॉरी। x की वैल्यू 4 8k, x की वैल्यू 5 10k, x की वैल्यू 6 12k, ओके। चलिए तो 4 पे कितनी है 8k, 5 पे कितनी है 10k, 6 पे कितनी है 12k, ठीक है। एक तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई,
करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितनी भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज होती हैं उसका सम किसके बराबर होता है 1 के। तो k + 4k 5, 5 9 14, 14 8 22, 22 और 10 32, 32 और 14 32 और 12 44। एक बार और कर लेते हैं भाई, 5 9 14, 14 और 8 22 है ना, 14 8 22 ही होते हैं ना, हाँ यार 22 होते हैं, इतना क्या कंफ्यूजन। 22 और 10 32, 32 और 12 44, 44 के। तो 44 के इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1, तो k बराबर 1/44। बेटा k की वैल्यू किसके बराबर हो गई 1/44 के। k की वैल्यू बेटा किसके बराबर है 1/44। डन, बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई, k = 1/44। ये अपनी x और px की वैल्यू k आ चुकी है। अब क्वेश्चन, हाँ जी पहला सवाल कहाँ है भाई, सवाल तो अभी तक आया ही नहीं। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो मैंने कर दिया, फर्स्ट पार्ट वी हैव डन। यही आपकी फर्स्ट पार्ट थी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, यानी कि एक तरफ रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज, उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया भाई। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो भी मेरा काम हो गया भाई, के निकाल दिया है। हाँ जी, दिस इज माय सेकंड पार्ट, के आ गया है, बिल्कुल आ गया है, हम तो बहुत तेज हैं, है कि नहीं। थर्ड पार्ट क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द मीन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय द स्टूडेंट। मीन चाहिए नंबर ऑफ आवर्स का, द रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ आवर्स यानी कि x। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है, हाँ जी बहुत अच्छे से फॉर्मूला पता है, मीन का फॉर्मूला थर्ड पार्ट, मीन जो होता है समीशन xi/pi, यानी कि 1 इंटू x की वैल्यू 1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी k प्लस 2 इंटू 4k प्लस 3 इंटू 9k, 1 इंटू k, 2 इंटू 4k, 3 इंटू 9k, 4 इंटू 8k, 4 इंटू 8k, 5 इंटू 10k, 5 इंटू 10k, 6 इंटू 12k, 1 into k is k, 2 4s are 8k, 3 9s are 27k, 4 8s are 32k, 5 10s are 50k, and 12 6s are 72k। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 9 27 और 9 36k, ठीक है, 32 प्लस 72, 2 4 7 3 10, 104 के, 2 2 4 7 3 10 प्लस 50 के, ठीक है, 6 और 6 और 0 3 5 3 8 के प्लस 104 के, ठीक है, 8 6 4 10, 8 1 9, 190 के। तो ये अपने पास वैल्यू हो गई, और के की वैल्यू फाइनली हम पुट कर देंगे भाई। के की वैल्यू कितनी है 44, 1/44, सो 190/44 इज द आंसर, दैट इज आवर मीन। भाई कैलकुलेशन मैनेज कर लीजिएगा, यू नो प्रोसेस समीशन xi/pi, ये x1 p1, x2 p2, x3 p3, दैट्स हाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 1 से बड़ी 6 से छोटी, यानी कि x की वैल्यू 2 चलेगी, 3 चलेगी, 4 चलेगी, 5 चलेगी, 6 नहीं चलेगी, करेक्ट। अब जब 2 है इसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 पे कितना है 4k, 5 तक है, 2 से लेके 5 तक, 4k 9k 8k 10k, 4k 9k 8k 10k, 4k 9k 8k 10k, ठीक है। 6 पे 6 नहीं है, 1 नहीं है, 4 9 8 10, ठीक है, 9 4 13 के, 8 और 10 28 के, 8 3 11, 2 1 3 1 4, 41 के, ठीक है, 41 के की वैल्यू 1/44, सो आंसर इज 41/44। ये बेटा अपना आंसर आ गया 41/44, ये मेरा बच्चा अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक डन। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी 2024, केस बेस्ड स्टडी 2024 क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एयरप्लेन्स आर बाय फार द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हेन द नंबर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड पैसेंजर्स आर मेजर्ड अगेंस्ट पर्सनल इंजरीज एंड फैटेलिटी टोटल्स। ठीक है, क्वेश्चन, प्रीवियस years records state the probability of an airplane crash is 0.00001%.
प्लेन क्रैश होता है इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी खतरनाक दी हुई है, ठीक है। फर्दर देयर आर 95% चांसेस दैट देयर विल बी सर्वाइवर्स आफ्टर अ प्लेन क्रैश। प्लेन क्रैश होने के बाद 95% ये चांसेस हैं कि सर्वाइव कर जाओगे, आप बच जाओगे, ठीक है भाई। अज्यूम दैट इन केस ऑफ नो क्रैश, अगर कोई क्रैश नहीं है तो ऑल ट्रैवलर्स सर्वाइव, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ है तो सारे सर्वाइवर्स होंगे, बचेंगे, ऑफ कोर्स सारे सब लोग बच जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन, E1 बी द इवेंट देयर इज अ प्लेन क्रैश, E2 बी द इवेंट देयर इज नो क्रैश। E1 कैसा इवेंट है कि प्लेन क्रैश हुआ, E2 प्लेन क्रैश नहीं हुआ, डन। फिर A बी द इवेंट, एक ऐसा इवेंट है कि पैसेंजर्स सर्वाइव आफ्टर द जर्नी, जर्नी के बाद लोग बच गए, वो कैसा इवेंट है, इवेंट ए, प्लेन सर्वाइव कर गया, लोग बच गए, पैसेंजर्स बच गए, सॉरी। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए अब यहाँ पे दो चीजें हैं, है ना, या तो प्लेन क्रैश हुआ दैट इज E1, या प्लेन क्रैश नहीं हुआ दैट इज E2। दोनों से ही सर्वाइवर्स बचने के चांसेस हैं, यस। तो इवेंट ए क्या है कि जर्नी के बाद सर्वाइवर्स बच गए, प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद भी कुछ लोग बच रहे हैं, बिकॉज 95% चांसेस है कि लोग बच जाएंगे। और प्लेन क्रैश नहीं हुआ उसके बाद भी लोगों के बचने के चांसेस 100% है जब क्रैश नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसने बोला था प्रीवियस इक्वल स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एयरप्लेन क्रैश इज दिस। प्लेन क्रैश होता है, कितने चांसेस हैं देख लो भैया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.1234, 1% आगे है अपॉन 100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 0.14, 1 2 2 और आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू हो गई, परसेंटेज था बाय 100 कर दिया, दैट्स इट। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो ये अगर प्लेन क्रैश हुआ ये है, तो प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो भाई ये कितना बन गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। हम इतने सारे 9 लगा दिए, अरे लगाना पड़ेगा भाई, है ही इतना। ये A2 की प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी। फिर इसने बोला फर्दर देयर आर 95% चांसेस दैट देयर विल बी सर्वाइवर्स आफ्टर अ प्लेन क्रैश। तो सबसे पहले तो E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/10 की पावर 7, लिख लो भाई, 7 है ना, कितनी बार है 0, 7 बार है। और E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 99999, E2 की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 अपॉन 10 की पावर 7। फिर इसने बोला कि मान अगर प्लेन क्रैश होता है, E1 इवेंट हुआ, अगर प्लेन क्रैश हुआ, E1 इवेंट हुआ, उसके बाद लोग बच जाएंगे, ए कितने परसेंट चांसेस है 95%, 95/100, ठीक है, ये उसने बोला है। एंड अज्यूम दैट इन केस ऑफ नो क्रैश, अगर कोई क्रैश ही नहीं हुआ है तो ऑल ट्रैवलर्स सर्वाइव्स डेफिनेटली। तो अगर कोई इवेंट E2 यानी कि प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं है तो सब लोग सर्वाइव कर गए आफ्टर जर्नी 100%, तो प्रोबेबिलिटी इज 1। भाई सारे लोग तो बच जाएंगे, जब क्रैश ही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा 100% प्रोबेबिलिटी कि लोग बच गए, वैल्यू 1 के बराबर, करेक्ट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेन will not crash. So what is the answer? Probability of E2, that is 99999, 1 2 3 5 6 7, ठीक है ना भाई। 0.00001, 2 बाय 100 गए, 4 में 2 बढ़ा दिए, 6 1 7, 2 6, ये 5 थे, 2 बढ़ा दिए तो टोटल 7 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है ना। जितने 0 होते हैं उतने आएंगे ना,
करेक्ट यार, जैसे 100 माइनस 1 करते तो 99, जितने 0 उतने 9 आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 बार 9 आएगा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, इन सब के करस्पॉन्डिंग 999 करके आएगा। देखिए भाई, देखो 999, 3 4 5 6 7, अगर +1 करते हो तो 10 10 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आया? तो इस 9 टाइम्स 7 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आएगा? 7 बार। यहाँ भी लिख देती हूँ भाई, यहाँ भी लिखो भाई 7 बार, सॉरी क्लास 7 बार आएगा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद ए गिवन इवन, ए गिवन इवन मतलब इवन T1 हुआ, उसके बाद ए के चांसेस, तो ये रहा भाई ए इवन गिवन। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन लिख ही रखा है 95/100। फिर उसने क्या बोला है? प्लस ए गिवन E2, ए गिवन E2। तो ए गिवन E2 किसके बराबर है भाई? आप देख सकते हो 1 के बराबर है, दोनों को प्लस करना है। ए गिवन E1, ए गिवन E2, that is 95/100 plus 1, that is 195/100, 100 plus 95 195। आगे बढ़े भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी यानी कि मंजिल की प्रोबेबिलिटी, वैसे पिक्चर हो गई बेस थ्योरम, ये मंजिल को पाने का रास्ता है, ये भी मंजिल को पाने का रास्ता है, दोनों से मंजिल मिल सकती है। अब उस मंजिल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे। पहले रास्ते को पकड़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इनटू उस रास्ता इवन से ए मिला, मंजिल मिली, प्लस रास्ता E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 रास्ता सेलेक्ट किया, उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी। हाँ जी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/10⁻⁷ इंटू 95/100 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 बाय 10⁻⁷ इंटू 1। तो भाई 1/10⁻⁷ कॉमन, 95/100 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, भाई 1/10⁻⁷ बाहर, यहाँ से बचा 95/100 प्लस दिस वन, दिस इज 1/10⁻⁷, ये जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 0 0 प्लस 95 करेंगे, 95/100, दैट इज द आंसर, 10⁻⁹ हो जाएगा। गॉट इट? आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगी। जैसे ही उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वर्ड इज ऑडियो प्रॉपर है ना? यस। जैसे उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि हमें निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ए का मतलब क्या है? मेरी मंजिल की प्रोबेबिलिटी। ए का मतलब क्या है? मंजिल की प्रोबेबिलिटी। तो वो हमने निकाल दी। हाँ जी बिल्कुल निकाल दी। फिर आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि अगर मंजिल ए मिल गई तो E2 से मिली, क्या चांसेस हैं? तो जब रास्ते के बारे में पूछे, मंजिल के बारे में पूछे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। लेकिन अगर वो बोलता है मंजिल मिल गई, उसके बाद रास्ते की प्रोबेबिलिटी, ए आपका हो चुका है, इवेंट ए हो चुका है, उसके बाद E2 से मिली है, क्या लगाएंगे? बेस थ्योरम। ठीक है, सो E2 गिवन ए। तो फोर्थ पार्ट की प्रोबेबिलिटी ए E2 से मिली है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय बेस थ्योरम। बहुत प्यारा सवाल है ये, एक ही केस स्टडी में सब पूछ लिया। एंड ए गिवन E2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। चलिए ठीक है, E2 कितना था भाई? ये रहा भाई, हाँ जी, तो 999 3 4 5 6 7 बाय 10⁻⁷ इंटू 1। ठीक है, क्लियर?
हाँ जी, क्लियर है मैडम, क्लियर है। चलिए, और इवन वी नो ऑलरेडी 1/10 की पावर 7 इंटू 95/100 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 बाई 10 की पावर 7 इंटू 1। कैलकुलेशन इज नॉट माई बिजनेस, वो खुद करेंगे आप, ठीक है। दैट्स वाई बेस थ्योरम, यहाँ पे क्या लग गया भाई, बेस थ्योरम। तो ये बेहतरीन केस बेस्ड स्टडी, एक ही के अंदर उसने आपसे पूरा चैप्टर की कहानी पूछ ली कंप्रोमाइज फॉर्म के अंदर। सो दैट्स ऑल क्लास फ्रॉम माई साइड। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चंस के थ्रू हमने इन तीनों चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की, इन्वर्स हो, एडजॉइंट हो, ट्रांसपोज हो, प्रॉपर्टी हो, एडजॉइंट हो, फिर मैट्रिक्स में कंडीशनल हो, यूनियन प्रॉपर्टीज हो, बेस थ्योरम हो, रैंडम वेरिएबल हो, मीन हो, मैट्रिक्स के अंदर एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। तो ये बहुत बढ़िया केस बेस्ड स्टडी, इसके अंदर बेटा तीनों चैप्टर्स की जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर उठा के मैंने सवाल उठा दिए, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, प्लीज सेशन को कर लीजिएगा, बड़ा मजेदार सेशन है। ऐसे मिलते रहेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।